तारीख थी 10 जून 2011। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकलती है, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आ पाती है। घर वाले परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। एक जवान लड़की के गायब होने की खबर से शहर भर में हंगामा हो जाता है। पुलिस तेजी से काम करते हुए उस लड़की को ढूंढने निकल जाती है, मगर मुर्दा लड़की की डेड बॉडी परिवार वालों को सौंप दी जाती है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि इस लड़की की हत्या किसने की है। पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए दिन रात एक कर देती है। पुलिस की मेहनत रंग लाती है और फाइनली पुलिस को जवाब मिल जाता है। जवाब हिला देने वाला था। दुनिया के नज़र में जिसकी हत्या हुई थी, असल में वही मर्डरर भी था। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जिसका कत्ल हुआ वही इस केस का कातिल भी हो। हम आपको जिस सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, उसमें सच में ऐसा ही हुआ था। चलिए इस कहानी को जानते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की सबसे अहम किरदार हैं शिखा दुबे। शिखा दुबे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम इलाके में अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थी। 2011 में शिखा दुबे की उम्र 21 साल थी और वे इस समय दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शिखा देखने में बेहद ही मासूम और शरीफ थी। शिखा 10 जून 2011 को कुछ जरूरी काम से घर से बाहर निकलती हैं। शिखा घर वालों से कहकर जाती हैं कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। काफ़ी देर हो जाती है, मगर शिखा वापस नहीं आती है। जैसे जैसे शाम ढलती है, परिवार वालों की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। ज़्यादा अंधेरा हो जाने पर शिखा के परिवार वाले खोजबीन शुरू कर देते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों तक भी फ़ोन किया जाता है, मगर शिखा की जानकारी कहीं से भी नहीं मिलती है। जब शिखा का कहीं भी अता पता नहीं चलता है तो थक हार कर शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे गोरखपुर के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर बेटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले राम प्रकाश जी से पूछते हैं कि आपको किसी पर शक है। जवाब में शिखा के पिता दीपू यादव का नाम लेते हैं। दीपू यादव ही इस कहानी के दूसरा सबसे अहम किरदार हैं। राम प्रकाश दुबे के मुताबिक दीपू यादव उन्हीं के पड़ोस में रहता है। पुलिस के दिए बयान में राम प्रकाश दुबे बताते हैं कि दीपू यादव अक्सर उनकी बेटी शिखा दुबे को परेशान किया करता था, इसलिए उन्हें शक है कि हो न हो कि दीपू यादव ने ही उनकी बेटी को कहीं न कहीं गायब किया है या फिर उनकी हत्या कर दी है। शक जताए जाने के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और पुलिस दीपू यादव के घर पर आती है। यहाँ आके पता चलता है कि दीपू यादव खुद ही लापता हैं। अब पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाता है और वो दीपू यादव को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर पुलिस शिखा दुबे की तलाश में लगी रहती है। इसी खोजबीन के दौरान पुलिस वालों को सरयू कैनाल कॉलोनी के पास जंगल में एक लाश मिलती है। ये लाश एक लड़की की थी। लाश का चेहरा बहुत ही भयानक तरीके से बिगाड़ दिया गया था। चेहरे से पहचान करना मुश्किल था। एक लड़की की लाश मिलते ही पुलिस वाले तुरंत राम प्रकाश दुबे के परिवार वालों को लाश की पहचान करने के लिए बुलाते हैं। खबर मिलते ही शिखा दुबे के परिवार वाले लाश की पहचान करने आ जाते हैं, क्योंकि चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था, इसलिए चेहरे से पहचानना असंभव था। लेकिन शरीर पर पहना हुआ कपड़ा, लाश के आसपास बिखरे हुए सामान, पैरों में पहनी गई चप्पल, गले में पहना हुआ काला धागा, लड़की की कटकाठी चीख कर इस बात की गवाही दे रही थी कि ये लड़की शिखा दुबे ही है। परिवार वाले भी इस लड़की की पहचान शिखा दुबे को ही बताते हैं, क्योंकि भले ही चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मगर शरीर पर जो कपड़े थे वही कपड़े पहनकर शिखा दुबे अंतिम बार अपने घर से निकली थी। इसके अलावा पैरों में चप्पल और जो सामान बिखरा हुआ था वो सब सामान शिखा दुबे का ही था। पहचान होने के बाद
डेड बॉडी को पोस्टमार्टम होने के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि गला दबाकर हत्या करने के बाद लड़की के चेहरे को धारदार हथियार से काटा गया है और भारी चीज से हमला करके चेहरे को अच्छी तरीके से बिगाड़ दिया गया है और शरीर को कई जगह सिगरेट से भी जलाया गया था। लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार किया गया था। इस दरिंदगी की खबर बाहर आते ही लोगों का गुस्सा भड़क जाता है और लोग जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तार की मांग करने लगते हैं। इस घटना ने बड़े स्तर पर अखबारों की सुर्खियां बटोरी हुई थी और लोगों में बड़ा गुस्सा था। पुलिस वाले भी जल्द से जल्द हत्यारों की तलाश में लग जाते हैं। पुलिस ने दीपू यादव से जुड़े दर्जनों लोगों को उठा लिया जाता है। यहाँ तक कि दीपू यादव से जुड़े उनके कई दोस्तों से पूछताछ होती है, मगर दीपू यादव का कहीं भी पता नहीं चलता है। काफी मेहनत के बाद दीपू यादव का एक करीबी दोस्त पुलिस के हाथ लगता है, जो पूछताछ में खुलासा करता है कि दीपू यादव अक्सर सोनभद्र जाया करता था। अब गोरखपुर पुलिस सीधे सोनभद्र का रुख करती है और दीपू यादव के तलाश में सोनभद्र का कोना कोना छान मारती है। तलाश कई दिनों तक होती रहती है, मगर दीपू यादव का कहीं भी पता नहीं चलता है। फिर भी पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी तलाश जारी रखते हैं। इसी तलाश के क्रम में पुलिस वाले एक ऐसे घर के पास पहुंचते हैं जो अंदर से बंद था। पुलिस वाले आकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कई बार नॉक करने के बाद एक लड़की आकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने वाली लड़की को देखकर पुलिस वालों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजा कोई और नहीं बल्कि वही शिखा दुबे ने ही खोला था। वही शिखा जिसका अंतिम संस्कार परिवार वालों ने अभी अभी किया था। जिस शिखा दुबे के पुलिस को कातिल की तलाश कर रही थी, अब वही शिखा दुबे पुलिस के सामने खड़ी थी। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर पुलिस वालों ने शिखा दुबे को कैसे पहचाना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, जब शिखा दुबे के पिता ने बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे, तो उन्होंने शिखा दुबे की कुछ तस्वीरें पुलिस वालों को दी थी। शिखा दुबे को जिंदा हुआ देखकर पुलिस वाले हैरान होकर मामला समझने की कोशिश करते हैं और तुरंत घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर के अंदर का नज़ारा और भी हैरान कर देने वाला था। घर के अंदर कोई और नहीं बल्कि दीपू यादव दिखता है। जिस लड़की शिखा दुबे की हत्या हुई थी वो और जिस लड़के के हत्या इंजाम लगा हुआ था, वो दोनों एक साथ थे, एक ही घर में एक साथ रह रहे थे। यहाँ एक और बड़ा सवाल ये था, जिस शिखा दुबे का कत्ल हुआ था वो तो पुलिस को जिंदा मिल गई थी, तो अभी अभी परिवार वालों ने जिस लड़की को अपनी बेटी मानकर अंतिम संस्कार किया था, वो कौन थी, उसकी हत्या किसने की थी। अब पुलिस इन सभी सवालों का जवाब तलाशने में लग जाती है। इन सभी सवालों का सटीक जवाब कोई दे सकता था तो वो शिखा दुबे और दीपू यादव ही थे। इसलिए पुलिस वालों ने इन दोनों को सोनभद्र से गिरफ्तार करके गोरखपुर लेके आते हैं और यहाँ इन लोगों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इस पूछताछ में हिला देने वाला खुलासा होता है। शिखा दुबे पुलिस वालों को बताती हैं कि दीपू यादव भी उनके साथ उनके कॉलेज में पढ़ाई करता था और उसके घर के आसपास ही रहता था। कॉलेज में इन दोनों की मुलाकात होती है और देखते ही देखते शिखा दुबे और दीपू यादव एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दुनिया के नजरों से बचकर ये दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं, मगर इस प्यार का खबर आखिरकार शिखा दुबे के परिवार वालों को लग जाती है और वो शिखा दुबे पर कई तरह की पाबंदियां लगा देते हैं। इस कारण दीपू यादव और शिखा दुबे का मिलना जुलना बंद हो जाता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य रहता है, मगर मौका मिलते ही शिखा दुबे और दीपू मिलने जुलने लगते हैं और मौका मिलते ही गोरखपुर के एक मंदिर में 18 अप्रैल 2011 को जाकर चुपचाप शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इन दोनों ने इस बात की भनक किसी को नहीं लगने देते हैं और अपने अपने घर पर रहने लगते हैं। दीपू यादव शिखा के साथ रहने के लिए अपने प्लान पर काम करने लगता है। इन दोनों को अच्छे से पता था कि अगर हमने परिवार वालों को बता भी दिया तो परिवार वाले तब भी नहीं मानेंगे।
इसलिए ये दोनों दूसरे विकल्प के तलाश में लग जाते हैं ताकि ये दोनों साथ रह सकें। दीपू यादव अपनी इस परेशानी का जिक्र अपने एक दोस्त सुग्रीव से करता है। सुग्रीव का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और वो ट्रक भी चलाया करता था। दीपू यादव की सारी बात सुनने के बाद सुग्रीव इन दोनों को बताता है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो दिखने में काफी शिखा दुबे जैसी दिखती है। उसकी कद काठी और लंबाई भी पूरी तरह शिखा दुबे की तरह ही है। अगर हम उसकी हत्या कर दें और हत्या करने के बाद उसे शिखा दुबे का कपड़ा पहना दें और उसका चेहरा बिगाड़ दे तो लोग उस शिखा दुबे को मरा हुआ समझ लेंगे और फिर तुम दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर बड़े आराम से ही रह सकते हो। दीपू यादव और शिखा दुबे को सुग्रीव का ये आइडिया काफी पसंद आया और दोनों इस प्लानिंग को हकीकत में बदलने के लिए लग जाते हैं। प्लान के बाद सुग्रीव शिखा दुबे जैसी दिखने वाली पूजा कुमारी से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक नौकरी मेरे पास है, अगर तुम चाहो तो मुझसे आकर मिल सकती हो। पहले महीने का पगार भी तुम्हें एडवांस में दिया जाएगा। पूजा कुमारी की उम्र भी यही कहीं 26 साल थी और उसकी एक 3 साल की बेटी भी थी। क्योंकि पूजा कुमारी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वो काम के तलाश में थी, इसलिए जब सामने से ऑफर आता है तो पूजा कुमारी मना नहीं कर पाती हैं और वो काम की तलाश में सुग्रीव से मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं। सुग्रीव तुरंत इस बात की जानकारी दीपू और शिखा को देता है और तय किया जाता है कि 10 जून को प्लानिंग को हकीकत में बदला जाएगा। प्लान के तहत सुग्रीव अपना ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए निकल जाता है ताकि वो पूजा कुमारी को अपने साथ ला सके। इधर तय समय के मुताबिक शिखा दुबे भी अपने घर से निकलकर दीपू यादव से मिलती हैं और बाजार जाकर कुछ नए कपड़े खरीदती हैं। इधर सुग्रीव पूजा को लेकर वापस आने लगता है। वापस आते हुए वो पास के एक जंगल में गाड़ी रोकता है और पूजा से कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग तुमसे मिलेंगे जो काम देंगे। इसी के बाद बहाने से गाड़ी रोककर ये सभी पूजा को गाड़ी से उतारते हैं और जंगल में ले जाते हैं। यहाँ पर दीपू और शिखा भी आ जाते हैं। यहाँ आकर बड़ी बेरहमी से पूजा कुमारी का हत्या कर देते हैं। इसके बाद शिखा दुबे बाजार से खरीद कर लाए गए नए कपड़े खुद पहनती हैं और जो कपड़े घर से पहनकर निकली थी वो कपड़े पूजा को पहना देती हैं। यहाँ तक कि जो शिखा काला धागा अपने गले में पहना करती थी वो भी पूजा कुमारी के गले में पहना देती हैं ताकि ये लाश की पहचान शिखा के तौर पर की जा सके। शिखा अपनी चप्पल भी पूजा के डेड बॉडी के पास छोड़ देती हैं। कपड़ों के आधार पर तो अब पूजा शिखा बन चुकी थी, मगर चेहरे से तो अब भी वो पूजा ही थी। इसलिए अब सुग्रीव और दीपू मिलकर पूजा के चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। इसके अलावा ये लोग पूजा के शरीर को सिगरेट से बड़ी बेरहमी से जलाते हैं ताकि इस मामले को दूसरा रूप दिया जा सके। हत्या करने के बाद दीपू तथा शिखा दुबे तुरंत ही सोनभद्र की तरफ भाग जाते हैं, जबकि सुग्रीव अपने खलासी बलराम के साथ मिलकर डेड बॉडी को वहां से उठाकर सरयू कनाल के पास जंगल में लाकर फेंक देते हैं और फिर छुप जाता है। कुछ दिनों तक तो शिखा दुबे और दीपू का प्लान बहुत अच्छे से काम करता है, मगर जैसे ही शिखा दुबे पुलिस के हाथ लगती हैं, इनके राज से पर्दा उठ जाता है। शिखा ने अपने प्यार के साथ रहने के लिए एक 3 साल की मासूम के सर से उसकी मां का साया छीन लिया। इस खुलासे के बाद जब शिखा को उसके पिता के सामने लाया जाता है तो एक पल के लिए उन्हें यकीन भी नहीं होता है कि जिस बेटी का वो संस्कार कर चुके हैं वो उसके सामने है। पिता बेटी का गाल छूकर यकीन करने की कोशिश करते हैं कि वो जिंदा है। वो थोड़े भावुक भी होते हैं, मगर थोड़ी देर में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहते हैं कि जितने जघन्य अपराध को इसने अंजाम दिया है, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये मेरे लिए मर चुकी है। इन सभी खुलासे के बाद पुलिस सुग्रीव, दीपू यादव और शिखा दुबे को जेल भेज देती है। जिस शिखा दुबे का इस कहानी में कत्ल होता है, वही शिखा दुबे कहानी के अंत में कातिल निकलती हैं।
फिलहाल इस केस की स्थिति क्या है सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। 2011 में घटित इस घटना को कुछ साल तक शिखा दुबे और दूसरे आरोपी जेल में रहते हैं, मगर कुछ साल बाद ही शिखा दुबे और दीपू यादव बेल लेकर जेल से बाहर आ जाते हैं। अमर उजाला के एक रिपोर्ट के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद शिखा दुबे और दीपू यादव अलग अलग शादी करके अपनी दुनिया बसा लेते हैं। वहीं कुछ खबरों के मुताबिक आज भी इस केस की फाइलें अदालत में धूल भाग रही हैं। अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। हम इस न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपने अगर द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।